हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या खानरा और जैसा कि आप सबको पता है, परीक्षा जंक्शन का प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आप यूपीएससी, सीएसई, साथ साथ में आईबीपीएस, पीओ का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनडीए का एग्जाम है, नाबार्ड का है या फिर आरआरबी का एग्जाम है, हर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप ले सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करेंगे। बट आपको ये भी याद रखना है कि साइंस टेक्नोलॉजी के पास साथ साथ ये जो टॉपिक्स होती है इसमें जीएस पेपर के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ साथ ट्रिप्स एग्रीमेंट, इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो एक्ट है एंड बायोपायरेसी के कुछ कुछ केसेस हमने इसके पहले देखा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो प्रॉपर्टी के राइट्स क्या क्या है, हम लोगों को अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कैसे चेक करना है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है? बेसिकली ये लीगल राइट है। ये लोगों के पास अपने राइट के लिए लोगों के पास अपने एक लीगल राइट होती है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स आते हैं, कुछ जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की राइट होती है, और कुछ कुछ क्या होती है लीगल राइट, जैसे कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे होना चाहिए कि नहीं, हमें टैक्स देना है कि नहीं, ये सब जैसे लीगल राइट्स होते हैं। और लीगल राइट का मतलब क्या होता है कि कोई आइन से, कोई कानून से इसे बनाया गया है। तो वैसे ही लीगल राइट जो है ये किसके ऊपर है? अपने कोई क्रिएशन, मतलब कुछ अपने बनाया है उसके ऊपर आपका अगर हक है तो ये इंटेलेक्चुअल राइट है। कुछ अपने बनाया है तो क्या बना है? क्या कोई भी इन्वेंशन हो सकता है, मतलब आपने कुछ आविष्कार किया है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, मतलब आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ आर्ट बनाया है, ये उसका कोई नकल नहीं कर सकता, उसका कोई ऐसा फेक कॉपी नहीं बना सकता। ये होती है इंटेलेक्चुअल राइट कि जो ओरिजिनल है उसके अगर आप उसे बेच रहे हैं तो उसका जो पैसा होगा, जैसे कुछ जो कविता लिखे जाते हैं, जो कवि होते हैं वो कविता लिखते हैं, तो उनकी जो कविता है उसका कोई कॉपी नहीं बना सकता, उसको कोई फेक करके यूज नहीं कर सकता। ये जो प्रोसेस है इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। तो कोई आर्टिस्टिक काम, जैसे कि किसी ने स्कल्पचर बनाया हो, किसी ने बिल्डिंग अच्छा सा बनाया हो, या फिर किसी ने कविताएं लिखी है, कुछ भी लिखा है, वो सब अगर होता है, साथ साथ में डिजाइन के ऊपर, जैसा मान लीजिए कोका कोला या फिर पेप्सी का जो डिजाइन है, पेप्सी का डिजाइन में गोल बॉल देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये तो पेप्सी है, या फिर थम्स अप का जो ऐसे थंब ऊपर करके रहते हैं, है ना। तो कोई भी डिजाइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्टारबक्स, या फिर अगर एक येलो कलर का एम हमारे सामने दिख जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैकडोनल्ड्स का है, ठीक है। नाम, इमेज, ये कोई भी कंपनी अगर यूज कर रहा है तो उस कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास अपना अधिकार है कि अगर इसे कोई कॉपी करे, अगर इसका कोई नकल बेचे, तो नॉर्मली क्या कंपनी क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट। ये राइट कोई भी क्रिएटर जो बना रहे हैं उसको अलाउ करता है टू कंट्रोल द यूज ऑफ देयर क्रिएशन। वो किस तरीके से यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, कितने टाइम के लिए यूज होगा, ताकि जो हमारी आविष्कार है या फिर जो चीज हम बना रहे हैं वो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों बैलेंस रहे, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए, मतलब कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट होती है वो कुछ सालों के लिए सीमित होती है। आप उससे ज्यादा टाइम तक, 50 साल हो सकता है, 70 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, उसके आगे वो पब्लिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन कुछ कुछ ऐसे केसेस में देखा जाता है, जैसे कि यूट्यूब में अगर आपने कुछ वीडियो डाला तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चेक करता है, कॉपीराइट इशू है कि नहीं ये चेक करता है।
अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो आपको अपना वीडियो हटाना पड़ेगा, नहीं तो चैनल बंद हो जाता है, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये कॉपीराइट भी आता है, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितने तरह के राइट होते हैं? सबसे पहले तो पेटेंट होती है, कॉपीराइट्स होती है, ट्रेडमार्क्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन हो सकता है, एंड लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट भी होती है, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब क्या है कि कोई भी आपने कुछ चीजें बनाया या फिर आपने कुछ आविष्कार किया, कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च आविष्कार कर सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर उनके एक्सक्लूसिव राइट है, जो उसे बना सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, एंड उनके अपने नाम पे वो सेल भी कर सकता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड। ये जो लिमिटेशन के टाइम होती है इंडिया में, पेटेंट का टाइम मोस्टली 20 इयर्स का होता है, 20 साल तक की होती है। तो पेटेंट में क्या होता है कि आपने किस तरीके से बनाया। अब मान लीजिए कोई अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो आपका रूम टेम्परेचर क्या था, आपने कितना ml पानी यूज किया है, कितना मिलीलीटर पानी यूज किया है, से लेके आपने किस टेम्परेचर में उसे सुखाया है, यहाँ तक के हर चीज आपको वहां पे मेंशन करना है, ताकि अगर कोई उसे दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो उसे कर सकते हैं, बट वो सेल नहीं कर सकता, वो कहीं पे बेच नहीं सकता। उसे अगर किसी कंपनी को कुछ एक्सपेरिमेंट आपसे खरीदना है तो प्रॉपर प्रोसेस में ही वो खरीद सकते हैं। तो पेटेंट में एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी होती है या और जो साइंटिस्ट या प्रोफेसर उसमें काम कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत पैसे मिलता है, ठीक है। तो ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो काम कर रहे हैं या फिर कोई आविष्कार कर रहा है, इन्वेंटर के लिए ये एक्सक्लूसिव राइट होती है। इंडिया में ये जो लिमिटेशन की टाइम है ये 20 इयर्स का है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट्स कोई भी लोग है, कोई भी इंसान है जो कुछ चीजें बना रहे हैं, कुछ चीज लिख रहे हैं, मतलब कभी हो सकते हैं, या फिर कोई पोएट है, कोई ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क है, उन सब के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, कोई लेखक है, लिटरेरी कुछ उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा है, कुछ ड्रामा उन्होंने बनाया है, कोई म्यूजिक उन्होंने बनाया है, हो सकता है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया है ना। तो म्यूजिक हो सकता है, डांस फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर ओरिजिनल वर्क के ऊपर जो जिन्होंने बनाया है, निर्माता है, उनकी जो राइट होती है उसे कॉपीराइट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने YouTube के केस में कई बार देखा होगा, कुछ चैनल को कॉपीराइट इशू होती है, कभी कभार कुछ दूसरे चैनल उसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये सब किस लिए? क्योंकि उनकी कोई ऐसा छोटा सा वीडियो क्लिप होगा, कुछ एक पेज का कोई डॉक्यूमेंट होगा जो ये चैनल ने दिखा दिया है और उनसे बिना परमिशन दिए, तो कॉपीराइट इशू आ गया, ठीक है। बट अगर आप पब्लिक फोरम से कुछ ले रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, कुछ चीजें वहां से कॉपी कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट पे नहीं आता। तो पब्लिक फोरम क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर चैनल का रिपोर्टिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट है, कोई बुक में लिखा गया है और आपने बाद में रेफरेंस में बुक का नाम दे रखा है, तो वो सारे कॉपीराइट पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स क्या होती है? ये ब्रांड के नेम, नाम, लोगो और कोई भी डिस्टिंक्टिव मार्क है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ट्रेडमार्क जैसा ये मुफ्त शिक्षा का जो ट्रेडमार्क है, या फिर मान लीजिए कुरकुरे का जो ट्रेडमार्क है, लेज का जो ट्रेडमार्क है, लेज किस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर स्टारबक्स की जो लोगो है, मैकडोनल्ड्स की जो लोगो है, वो सारे क्या होती है? ट्रेडमार्क में आती है, ठीक है। तो कोई कंपनी अगर ऐसा एम
लिखना चालू करे तो क्या वो ट्रेडमार्क में आएगा? नहीं। अगर मैकडोनल्ड्स है तो उसका एम ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो बर्गर किंग में एक किंग देखना ही चाहिए, महाराजा। जो एयर इंडिया का वो महाराजा था, वो महाराजा उनकी ट्रेडमार्क है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ट्रेडमार्क्स क्या होती है? ये ब्रांड के नाम को और कोई भी ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट होती है इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोटेक्ट द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लीजिए मैकडी ने, मैकडोनल्ड्स ने ये जो एम है इसके चारों तरफ कोई ऐसा सर्कल बना दिया, और वो सर्कल स्पेसिफिक एक कलर का है, स्पेसिफिक एक विड्थ का है, ठीक है, एक स्पेसिफिक इसका विड्थ है, और वो एक स्पेसिफिक शेप का है, जैसा कि यहाँ पे सर्कल है, एक स्पेसिफिक कलर का है। अब क्या दूसरा कोई कंपनी उसे यूज कर सकता है? अब ये हो गया इसका इंडस्ट्रियल डिजाइन। मतलब सिर्फ लोगो नहीं, लोगो के साथ साथ में अगर कुछ और भी चीजें शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे लुई विटॉन अगर बहुत बड़ा एक नाम है इन डिजाइन जो कपड़े होते हैं, बैग होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, उन सब के लिए, तो लुई विटॉन में क्या होगी? ये जो इनका एक डिजाइन बना हुआ रहता है, ये तो उसमें अगर आप इस डिजाइन को यूज करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉपीराइट इशू हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इनकी इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये इनके इंडस्ट्री में यूज होता है, इनके हर एक बैग में एलवी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन जो कोई भी एक प्रोडक्ट की अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। जीआई टैग जो होती है, ये कोई भी ऐसा सामान है उसका लोकेशन को प्रोटेक्ट करता है। लोकेशन कैसे? वो जो खाना अगर है या फिर वो जो कपड़े बनते हैं वो स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन पे ही बनते हैं। अगर दूसरी जगह वो बन रहा है तो वो फेक है, सीधी बात है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी जो साड़ी है वो बनारस पे ही बनेगा, उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो सिल्क होती है एक स्पेसिफिक टाइप की होती है, उसकी जो बुनने का तरीका है वो अलग होती है। वैसे ही दूसरे कपड़े की अगर बात करें तो मान लीजिए पाटोला सिल्क, गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के पाटन के कुछ गांव में जो साड़ी बनाई जाती है वही पाटोला साड़ी है। अगर वो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर हमारे इंडिया के बाहर कहीं पे भी बन रहा है तो वो सारे के सारे चीज फेक होगी। वैसे ही वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की कुछ कुछ एरिया में जो बासमती राइस मिलती है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो दार्जिलिंग टी जीआई टैग्ड है, बनारसी पान जीआई टैग्ड है। तो इसका मतलब क्या होती है कि वो जो सामान है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में बन रहा है, उसके अलावा किसी और जगह पे बनेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफाई गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। उसके वजह से उसकी जो क्वालिटी है, रेपुटेशन है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिन के साथ बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज पे था। क्यों? क्योंकि प्राडा नाम की एक फैशन हाउस है, वर्ल्ड फेमस फैशन हाउस, जिसने महाराष्ट्र की कोल्हापुरी जो सैंडल होती है, जो चप्पलें होती है, उसका एक दूसरा वर्जन निकाला और वो भी यहाँ के लोगों से बिना परमिशन लिए, गवर्नमेंट का बिना परमिशन लिए, इवन उनका एक रेफरेंस तक नहीं था, उनका एक ऐसे जो हम एक कार्टसी भी देते हैं वो कार्टसी भी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जो
हमारे गवर्नमेंट के तरफ से और बाकी सोशल मीडिया पे बहुत सारे बातें हुई थी कि प्राडा ने हमारी जो महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पलें हैं उसकी कॉपीज बनाए हैं, ठीक है। और कोल्हापुरी चप्पलें हमारे कहाँ पे बनती है? महाराष्ट्र में बनती है। वैसे ही सिमिलरली अगर जूतियां की बात करें तो जूती कहाँ पे बनती है? पंजाब में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, उसके बाद कुछ कुछ राजस्थान में भी बनते हैं। तो वो उस एरिया का एक तरह के कल्चर को भी दिखाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। ये क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए जो उसे कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। ट्रेड सीक्रेट का बहुत एक आसान एग्जाम्पल है मैगी मसाला। आप किसी भी तरह मसाला बना लीजिए, उसके जैसे तो बनेगा नहीं। साथ साथ में मान लीजिए KFC के जो चिकन बनते हैं उसका रेसिपी बहुत ही अजीब तरीके का एक क्रिस्पनेस होती है, कुड़कुड़ापन होती है, जो किसी और आसानी से नहीं बनता है ना। या फिर पेप्सी, कोका कोला, इस सब की जो रेसिपी होती है, कैसे बनाया जाता है ना। तो ये होती है ट्रेड सीक्रेट कि कोई कंपनी अपना बिजनेस को बचाने के लिए, कंपटीशन को बनाए रखने के लिए अपना हर चीज रिवील नहीं करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट आता है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन में क्या होती है? जैसे कि अभी मान लीजिए धान की वैरायटी है, तो अब हमारे कुछ कुछ एरियाज में, मोस्टली जो वेस्टर्न यूपी हरियाणा उत्तर के प्लेन है, उसमें बासमती राइस बनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में जो राइस है बनता है वो बासमती नहीं होती, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के धान होते हैं। या फिर ओडिशा में जो राइस जो धान बनाए जाते हैं वो थोड़े अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई कंपनी चाहता है कि वो जितना भी धान प्रोक्योर करेगा, जितना भी चीजें उनको चाहिए, वो सिर्फ बासमती टाइप के ही धान को लेगा किसानों से। तो अब उसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में जहां पे बासमती राइस नहीं बनता है, बासमती के धान नहीं उगते हैं, वहां पे लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे बासमती उगाना स्टार्ट कर देंगे जबरदस्ती। हालांकि वो वहां की जो मिट्टी है, हो सकता है कि वो मिट्टी उतना अच्छा नहीं हो बासमती के लिए, बट जबकि बाकी किसानों को आसानी से सुविधा मिल रहा है, तो इस एरिया के किसान भी धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे बासमती उगाना, है ना। तो तब क्या होगा? जो हमारे पुराने टाइप के असली धान थे उस सारे जगह का, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का, वो धीरे धीरे विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई इंसान, कोई कंपनी या फिर कोई एनजीओ हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव हो सकता है, ये अगर काम करता है तो वो प्लांट वैरायटी की प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन मतलब जो स्पेसिफिक वैरायटी है। अब मान लीजिए संबलपुर में, ओडिशा के संबलपुर में संबलपुरी एक चावल बनता है, या फिर वेस्ट बंगाल में एक काली जीरा, कालो नुनिया, इस टाइप के चावल बनते हैं। आंध्र प्रदेश में भी वैसे ही कुछ कुछ अलग किस्म की धान बनते हैं। तो इन सब को भी जो नेटिव वैरायटी होती है, इसका कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट होता है, तभी इतने सालों से, हजारों सालों से लोग इसे खा रहे हैं। तो उसको भी हमारे लिए बचाना जरूरी है। ये होती है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होती है लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे स्मार्टफोन में यूज होती है, फोन में है, स्मार्ट वॉच में यूज होती है, लैपटॉप में यूज होती है, कंप्यूटर में यूज होती है, ये सब में जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसका एक स्पेसिफिक लेआउट होता है। अगर आप HP का लैपटॉप खरीदते हैं तो कुछ अलग टाइप का होगा, अगर आप एप्पल का खरीदते हैं अलग होगा, अगर आप लेनोवो का खरीदते हैं अलग होगा, अगर वो डेल को खरीदते हैं तो अलग होगा, अगर आप इंटेल के प्रोसेसर खरीदते हैं तो अलग होगा, अगर आप AMD प्रोसेसर खरीदते हैं तो अलग होगा। तो हर एक कंपनी का अलग अलग टाइप का प्रोसेसर होता है ना।
हर एक कंपनी का कुछ, वही मैंने बताया, ट्रेड सीक्रेट होती है, तो उसकी जो स्पेसिफिक डिजाइन होती है वो स्पेसिफिक डिजाइन को भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स जो आपको याद रखना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो किस तरीके का होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटेंजिबल नेचर होता है, मतलब इसको आप मान लीजिए कोई अगर म्यूजिक है तो क्या आप म्यूजिक को पकड़ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं पकड़ सकते। अगर किसी ने कुछ कविताएं लिखी है तो क्या आप कविता को पकड़ सकते हैं? हालांकि आप वो किताब को पकड़ सकते हैं, जो नोटबुक है उसको पकड़ सकते हैं, बट कविता तो नहीं पकड़ सकते ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट होती है वो इंटेंजिबल, मतलब हम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसे इन्वेंशन जिसमें लिखे गए कुछ काम हो सकता है, आर्टिस्टिक काम हो सकता है, डिजाइन है, सिंबल है, नाम है और इमेज है। ठीक है, और अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंजिबल होता है, मतलब वो फिजिकली टच नहीं कर सकते बट उसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सक्लूसिव राइट्स। आईपी के जो राइट्स होती है वो क्रिएटर या फिर जिसने उसे होल्ड करके रखा है उसे दिया जाता है टू यूज, प्रोड्यूस, कमर्शियलाइज देयर क्रिएशन। तो अगर आपके आईपीआर है तो आप ही, केवल आप ही अगर बनाए हैं उसे या फिर उसका आईपीआर आपके पास है तो आप ही उसे बेच सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था? मान लीजिए हमारे जो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जितने भी काम था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट है उसका, वो सब पहले रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी फैमिली के पास था। उनके देहांत होने के बाद ये सारे राइट्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पास चला गया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना उन्होंने खुद किया था। ठीक है, अब वो 50 साल या 60 साल तक उनके पास था, तब तक रविंद्रनाथ टैगोर जी की हर एक बुक सिर्फ और सिर्फ विश्व भारती ही बेच सकता था, पब्लिश सिर्फ विश्व भारती कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अब जैसे ही वो लीगल राइट चला गया, आईपीआर चला गया 50-60 साल बाद, तो वो अब पब्लिक डोमेन पे है। अब कोई भी पब्लिशर उसे प्रोड्यूस कर सकता है, उसे पब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव राइट क्या था? विश्व भारती के पास 60-70 साल से था। ओके, तो ये जो राइट्स है ये दूसरों को रोक देता है कि विदाउट परमिशन आप उनके कुछ काम को पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, विश्व भारती के परमिशन के अलावा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई भी पब्लिशर अपने उसके परमिशन के अलावा कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता था। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ए पेटेंट होल्डर कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग द प्रिवेंटेड इन्वेंशन। तो पेटेंटेड जो इन्वेंशन है, जो बनाया गया है, वो कोई भी पेटेंट होल्डर किसी को भी रोक सकता है उसके नकल करने में। अगर वो नकल किया जा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइम बाउंड प्रोटेक्शन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मोस्टली होती है। जैसे मोस्ट जुरिस्डिक्शन में ये 20 साल का है, जो इवन इंडिया के पेटेंट एक्ट है उसमें भी आप 20 साल तक पेटेंट ले सकते हैं। उसके अलावा कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट कोई भी ऑथर का लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक वो ऑथर जिंदा है, जब तक वो कवि जिंदा है, वो लेखक जिंदा है, तब तक उनके पूरे साल के या पूरे लाइफ टाइम के उनके पास राइट रहता है। एंड साथ साथ में 50 से 70 साल की एक्स्ट्रा टाइम रहता है, वो जिसको
ट्रस्ट बना के जाएंगे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उनके फैमिली और विश्व भारती यूनिवर्सिटी था। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स क्या होती है? ये आप इनडेफिनेट टाइम के लिए रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल होते हैं। ट्रेडमार्क जैसा मान लीजिए पेप्सी का ट्रेडमार्क है वो उसका लोगो, या फिर थम्स अप का उसका थंब है ना। जैसे मैकडोनल्ड का जो एम है, पिज्जा हट के जो पिज्जा का बॉक्स दिखाया जाता है, वो सब के सब उनके ट्रेडमार्क्स है। नॉर्मली क्या होती है, 10 साल बाद उसे रिन्यू करना होता है आफ्टर एक्सपायरी। मोस्टली एक्सपायरी के बाद 10 साल के बाद उसे रिन्यू किया जाता है। अगर आप रिन्यू नहीं करा रहे, मतलब वो पब्लिक डोमेन पे चला गया, तो उसे कोई भी अब यूज कर सकता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन। तो आईपी के जो राइट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ भी बनाए गए हैं, नेशनल लॉ भी है, हमारे इंडिया के लिए भी लॉ है। तो जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट है, बार्ने कन्वेंशन, वीपोर्ट ट्रीटीज, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, बट इसके लीगल प्रोटेक्शन है। अगर कोई आपके परमिशन के अलावा आपके कुछ ऐसे काम यूज कर रहे हैं, तो आपके पास लीगल राइट है कोर्ट में जाने का। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक राइट। आईपी के जो राइट्स है वो आप खरीद सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, और अपना जो राइट है ट्रांसफर कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है कि आपका घर है, या फिर सोना है, ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी किसी को दे सकते हैं, आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप घर को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने अगर गाड़ी है तो भी गाड़ी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को चलाने की अनुमति दे सकते हैं, है ना। तो वैसे ही सिमिलरली कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी ये सब कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं यूज करने के लिए। तो ये सब किया जा सकता है। They encourage innovation and creativity by allowing creators to benefit financially from their work. ये कैसे होता है? अगर आपके नाम पे पेटेंट आता है तो आपसे कुछ यूज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। सीधी बात है, आपसे खरीदना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही आपसे आपका वो जो काम है वो कोई खरीद रहा है तो आपको पे करेगा, पैसे देगा, तो आपको एक फाइनेंशियल गेन होगा, पैसे मिलेगा आपको, और उसके वजह से लोगों को और भी काम करने का मन होगा। नहीं तो म्यूजिशियन संगीत क्यों बनाएंगे, म्यूजिक क्यों बनाएंगे अगर उनको कोई हेल्प नहीं हो रहा है? तो वो अपने गान को बेच सकते हैं, है ना। कोई म्यूजिशियन जब किसी ये टी सीरीज अगर है उसके साथ कोलैबोरेशन क्यों करेगा जब तक टी सीरीज उन्हें पैसे नहीं देगा? तो टी सीरीज पैसे कैसे कमाता है? यूट्यूब में उनके जितने भी गाने चलते हैं वहां से यूट्यूब से पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कौन कौन से बैलेंस होती है? क्रिएटर की राइट, जो क्रिएटर है उनको बिना बताए उनका काम कोई यूज नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरीके से या फिर जिस मकसद से, जिस पर्पस से वो सामान बनाए हैं, उसके अलावा किसी और मकसद के लिए अगर उसे यूज किया जा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो पब्लिक, इसमें क्रिएटर के राइट है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो नॉलेज है वो सबके पास पहुंचे, पब्लिक डोमेन पे एक बार आ गया मतलब वो आप पब्लिकली यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस टू नॉलेज, कल्चर एंड इनोवेशन, ये एक बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि मान लीजिए कॉपीराइट की जो एक्सेप्शन होती है वो फेयर यूज के लिए होती है। मान लीजिए अगर आपने कुछ कविताएं लिखी और उसको आपने गाने में यूज किया, ठीक है, तो आपने जो गाना बनाया था वो भक्ति की संगीत था। ठीक है, अब हो सकता है कि जो कंपनी आपसे खरीदा है वो किसी दूसरे काम के लिए उसे यूज कर रहा है,
कोई एडवर्टाइजमेंट पे यूज कर रहा है, कोई खराब काम के लिए यूज कर रहा है, कोई खराब टैगलाइन के लिए यूज कर रहा है, हो सकता है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन देखेगा? तो उसके लिए जो क्रिएटर है, जिन्होंने बनाए हैं, वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट की बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यही आईपीआर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वजह से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जो लोग हैं जो बना रहे थे, उन्हें एक अपने काम को सामने रखने का, लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा, और उनसे उनकी फाइनेंशियल भी कुछ गेन होगा, क्योंकि जो भी उनसे वो गाना है या फिर कोई कविता है या फिर कुछ स्कल्पचर है, कुछ खरीदेंगे तो उन्हें पैसे देंगे। ठीक है। तो आईपीआर प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स बाय रिवार्डिंग क्रिएटर विथ एक्सक्लूसिव राइट। तो एक्चुअली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, वो जो बना रहे हैं उनके लिए प्राइज की तरह काम करता है। Innovators and artists are more likely to invest time and resources in developing new ideas. तो उन्हें ये इंसेंटिव मिलता है कि वो और भी अच्छा कुछ चीजें बनाएं। ठीक है, उसके लिए टाइम डिवोट करें। तो ये आईपीआर उनके लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आईपी बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है, आईपी बेस्ड मतलब मान लीजिए लेज या फिर कुरकुरे, या फिर मान लीजिए जो मैकडोनल्ड्स में जो फ्राइज हम लोग खाते हैं, मैकडोनल्ड्स जो फ्राइज खाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के आलू को खरीदते हैं बाजार से, जिसका नाम है रोजेट पोटैटो। तो ये रोजेट पोटैटो जो किसान जमीन पे लाते हैं, मैकडोनल्ड्स उनसे अपना जो आलू है वो खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो किसान है उन्हें भी एक पता है कि उनको कहाँ पे बेचना है, मैकडोनल्ड्स को भी पता है कि उसको कहाँ से खरीदना है, और हमें भी पता है हमको कहाँ पे जाके अच्छा खाना मिलेगा। तो इसमें क्या होती है, पैसे बनते हैं क्योंकि हम लोग मैकडी को पे कर रहे हैं, मैकडी जाके किसानों को पे कर रहे हैं, बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रक यूज होता है वहां पे लोग जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको पैसे मिल रहा है, रास्ते में टोल अगर देना पड़ रहा है तो वहां पे पैसे देते हैं। ठीक है। तो और रास्ते के साइड में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो खाना वाना खाते हैं ढाबे पे, तो हर जगह पैसे इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बहुत बड़ा हाथ है। ओके। IP based industries contribute significantly in GDP, that is gross domestic product, employment। अभी हमने ट्रक ड्राइवर के बारे में कहा, किसानों के बारे में कहा, या फिर मैकडी में जो लड़का या लड़की फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, जो स्टोर मैनेजर है, वो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में वो ट्रक वगैरह यूज होती है, रास्ते में टोल लगता है। ठीक है। आईपीआर अट्रैक्ट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैकडी इंडिया में कंपनी खोला है, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस। तो जो खाना बना रहे हैं, जो मान लीजिए कोई चीज लिख रहे हैं, या फिर जो बुनकर, जो तांती या फिर बुनकर कपड़े बना रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, क्वालिटी सेट हो गया। बनारसी जो साड़ी है उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, उसकी बुनाई ऐसी होगी, वो उसमें इस तरीके का काम होगा, ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक क्वालिटी के कपड़े अगर आपको बनाने होते हैं तो उतना पैसे खर्च करना पड़ेगा, तो जो खरीदेगा वो उतना पैसे तो देगा ही। अब उससे क्या होगा कि बाजार में जो फेक माल बिक रहा था उसके वजह से बिजनेस खराब हो रहा था असली लोगों की। अब क्या है, अगर उनको जीआई टैग मिल गया है तो अब उनके बिजनेस खराब नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसमें एक अच्छा खासा प्राइस तो मिलेगा। ठीक है। तो मॉनेटरी बेनिफिट क्रिएटर्स ऑफ बिजनेस को बहुत अच्छा होता है।
तो क्रिएटर्स कैन कॉमर्शियलाइज देयर वर्क थ्रू लाइसेंसिंग, सेलिंग, फ्रैंचाइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आईपी बिकम्स अ वैल्यूएबल बिजनेस एसेट ऑफन एनहांसिंग ए कंपनीज मार्केट वैल्यू। तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बाद। ओके, तो जैसे कि विदेश में पहले बनारसी की साड़ी इतना एक्सपोर्ट नहीं होता था, या फिर इंडियन जो क्लोथिंग होती थी, एथनिक वेयर है, वो सारे इतना यूज नहीं होता था। बट अब जैसे जैसे लोग बाहर रह भी रहे हैं और इंडियन कल्चर बाहर जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो बड़े बड़े जो एथनिक ब्रांड पहले नहीं हुआ करता था, वो अब होने लगा। जैसे मान लीजिए एथनिक जो ऐसे सलवार सूट होती है, उसके लिए लिबास, ऑरेलिया, ऐसे कुछ कुछ नया नया ब्रांड बन रहा है। तो बिजनेसेस को हेल्प हो रहा है, क्योंकि लोग बाहर से भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो घर पे बना रहे थे उनको भी अच्छा खासा पैसे मिल रहा है। ठीक है। तो प्रोमोट्स फेयर कंपटीशन। तो ट्रेडमार्क और पेटेंट क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अलग से दिखा देते हैं। तो उसके वजह से क्या होती है, कंज्यूमर के पास कंफ्यूजन नहीं होता। मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम अगर कलमकारी साड़ी खरीद रहा है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कलमकारी साड़ी होती कैसे है, और वो किस टाइप से दिखता है, वो किस टाइप से बनाया जाता है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि बाजार में तो बहुत सारे ऐसे फेक चीजें पड़ा हुआ है ना। तो ट्रेडमार्क और पेटेंट हेल्प डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स, फिर साथ साथ में कंज्यूमर की कंफ्यूजन भी कम हो जाती है। आईपीआर जो है वो प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड यूज। आप अनऑथोराइज्ड कंडीशन में कुछ भी बेच नहीं सकते। ठीक है। हेल्पिंग बिजनेस मेंटेन मार्केट शेयर एंड रेपुटेशन। अगर आप कोई फेक चीजें बेच रहे हैं, अगर आपके कंपटीटर जो है वो फेक चीजें बेच रहे हैं, तो लोगों को कम पैसे में मिल जाएगा, पर वो अच्छा क्वालिटी का तो नहीं होगा ना। तो मार्केट अगर खराब चीजें आपको लंबे समय से मार्केट में है, तो अच्छे चीज को मिलना मुश्किल हो जाएगा, मार्केट शेयर खराब होगी, और जो सामान है उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बेनिफिट्स होते हैं। और क्या क्या बेनिफिट है, नेक्स्ट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो लोगों को गुमराह करने का तरीका कम होगा। जैसे कि मैं अभी दार्जिलिंग टी की अगर बात करूं, तो दार्जिलिंग टी जो है ये अगर आसाम में बनता है, क्या वो दार्जिलिंग टी होगी? नहीं। अगर वो कोच बिहार पे बनता है, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में, क्या वो दार्जिलिंग टी होगी? नहीं। अगर वो सिक्किम में होती है, नेपाल में होती है, कहीं पे भी बने, तो वो दार्जिलिंग टी तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेनर है, तो वो इंडिया में घूमने आए, दार्जिलिंग के आसपास के एरिया घूमे, और उन्होंने दार्जिलिंग टी खरीदा जो एक्चुअली में नेपाल में बनाया गया था। ठीक है। तो अब कंज्यूमर जो है वो तो ठगा गया, तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी? ऑब्वियसली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से होगी, क्योंकि दार्जिलिंग टी जो है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। अगर आप दार्जिलिंग टी किसी और जगह पे खरीद रहे हैं तो वो गलत है, तो कस्टमर को आसानी से ठगा नहीं जा सकता। ठीक है। आईपीआर एंश्योर्स क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय अलाउइंग कंज्यूमर्स टू आइडेंटिफाई जेन्युइन प्रोडक्ट। मतलब सच की अच्छे ब्रांड का सामान लेना। ठीक है। ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम काउंटरफिट और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये जो ट्रेडमार्क होती है या फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है, ये एक्चुअली कंज्यूमर को हेल्प करता है कि वो ठगा ना जाए, उनको कुछ गलत फेक चीजें यूज ना करने दे। ओके। नेक्स्ट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। जैसे जो कंपनीज होती है लॉन्ग टर्म, लंबे समय की जो रिसर्च होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो इंटेल चिप है, तो इंटेल जो कंपनी है वो बहुत लंबे समय से पैसे खर्च कर रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स है वो बहुत लंबे समय से पैसे खर्च किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब उनको राइट मिल जाएगा, उनकी जो रिसर्च की डिजाइनिंग सर्किट है, अगर वो सर्किट
को उनके परमिशन के अलावा कोई और इसे नहीं बना सकता, उसको नकल नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, एक तरीके से जो कंपनीज होती है उनको इंसेंटिव मिलेगा कि वो वैसे काम अच्छे से करें ताकि फेक प्रोडक्ट कम बने, है ना। तो कंपनीज आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म रिसर्च इफ देयर रिजल्ट्स आर प्रोटेक्टेड। पेटेंट्स जो होती है वो ऐसे टेक्निकल नॉलेज को पब्लिक डिस्क्लोजर पे लेके आते हैं ताकि रिसर्च और भी अच्छे से बने। और पेटेंट कैसे काम करता है, जैसा कि मैंने बताया कि कौन से रूम टेम्परेचर में किया, किस छोटे छोटे जो माइन्यूट डिटेल्स होती है, छोटे छोटे डिटेल्स सब कुछ लिखना पड़ता है पेटेंट में। और उसको लिखने की वजह से क्या होगा, जो उसको दोबारा रेप्लिकेट करना चाहेगा, बनाना चाहेगा, उनको वो सारे मेथड फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब वो खुद के लिए यूज के लिए तो बना सकता है, बट बात क्या होगी कि वो उसे किसी और को बेच नहीं सकता, तो पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो जैसा कि अभी मैं मैकडोनल्ड्स की बात कर रही थी, आलू की बात कर रही थी, या फिर बनारसी साड़ी के जो बुनकर समाज है उनके बात कर रही थी, तो अगर गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, अगर बनारसी साड़ी के जो कारीगर थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जो लोग पहले बुनाई छोड़ के जा रहे थे वापस आ जाएंगे, तो साड़ी की जो ट्रेडिशन है इंडिया में वो ठीक तरीके से बनी रहेगी, है ना। तो आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन टेक इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री है। अब अरिजीत सिंह एक गाना बना रहे, तो अरिजीत सिंह के साथ जितने लोग थे, जो कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कुछ माउथ ऑर्गन बजा रहा है, कोई भी, उनके जो टीम है उस टीम को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ना, उनको पैसे भी मिल रहा है, ठीक है। तो मीडिया इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, फैशन इंडस्ट्री, और हर एक जगह फैशन इंडस्ट्री, जैसे कि प्राडा की मैं अभी बात कर रही थी, या फिर लुई विटॉन की बात कर रही थी, ये सब एक एक जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है या फिर फैशन हाउसेस है, लाखों लोगों को काम पे लगाते हैं, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ आईपी कैन लीड टू स्टार्टअप ग्रोथ, स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए ये अच्छा है, और न्यू रोल के लिए और बिजनेस के लिए हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्चरल एनरिचमेंट, जो म्यूजिक होती है, फिल्म होती है, लिटरेचर है, आर्ट है, उसके तरफ लोगों को ध्यान जाता है। अब ये बताइए, प्राडा की जो ये कंट्रोवर्सीज हुई कोल्हापुरी चप्पल को लेके, उसके बाद कितने लोग ने जाके कोल्हापुरी चप्पल के बारे में पढ़ा है, किसी ने खरीदा भी होगा। दार्जिलिंग टी की जब जीआई टैग बनी तो कितने लोग ने दार्जिलिंग टी के बारे में पढ़ा, या फिर बनारसी साड़ी की जो जब जीआई टैग मिली, बनारसी पान की जीआई टैग मिली, तो उसका एक स्टैंडर्ड बन गया, है ना। तो कल्चरल एनरिचमेंट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वजह से होती है। अब आते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होती है, ये एक हमने अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ लिया है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल एक लॉ है, जो इंटरनेशनल अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्जातिक, हर एक कंट्री उसमें इन्वॉल्व है। लीगल एग्रीमेंट मतलब कानून बनाया गया है, सीधी बात है। और ये कानून किस लिए, दैट सेट्स डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन। तो लोगों के काम को, बिजनेसेस को बचाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, ये मिनिमम स्टैंडर्ड बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अलग अलग फॉर्म होता है उसको इन्फोर्स करते हैं, जो कानून होते हैं, हर एक देश का अलग अलग कानून हो सकता है, तो इन सबको मिला के कॉमन ग्राउंड बनाते हैं, उसको इन्फोर्स किया जाता है अमंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज। तो ये हर एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सिर्फ और सिर्फ
जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम याद रखना। ट्रिप्स एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। किसके लिए है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की फीचर क्या है? तो फर्स्ट फीचर तो ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी गवर्नमेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए मिनिमम क्या करना चाहिए उसका स्टैंडर्ड बनाते हैं। और मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि एटलीस्ट जो क्रिएटर है, जो बनाए हैं उसे, वो कोर्ट के पास जा पाए या फिर पुलिस के पास जा पाए। हर कंट्री का अलग अलग है, बट मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है ये उसे बनाते हैं। ठीक है, तो आईपी एरियाज कौन कौन से देखते हैं? ये कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स, जैसे कॉपीराइट यूट्यूब की मैं बात कर रही थी, ट्रेडमार्क्स, जीआई, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइन एंड अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेड सीक्रेट। जैसा पेप्सी कहते हैं, उनके जो फॉर्मूला है वो ट्रेड सीक्रेट है। या फिर केएफसी का जो मसाला है जिसके थ्रू ये चिकन बनेगा, चिकन को फ्राई किया जाता है, तला जाता है, वो उनके ट्रेड सीक्रेट है। या फिर हो सकता है कि मैगी का जो मसाले का रेसिपी है वो उनकी ट्रेड सीक्रेट है। ये सारे एरियाज को ट्रिप्स कवर करता है। कौन कवर करता है? ट्रिप्स। ओके, नेक्स्ट है नेशनल ट्रीटमेंट। ये नेशनल ट्रीटमेंट क्या होती है कि उनके खुद के जो मेंबर्स है जिसके पास ये पेटेंट है और दूसरे कंट्री के जो मेंबर्स है जिसके पास दूसरा पेटेंट है, इन दोनों में कुछ अलग तरीके की बात नहीं होगी। जो देश है वो अपने नेशनल को जिस तरीके से ट्रीट करता है, दूसरे नेशनल को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा अगर कभी भी कोई दिक्कतें होती है तो। ठीक है, requires member to treat IP holders of other member countries no less than favorably their own nationals। तो अगर दूसरे किसी कंट्री के कोई इंसान आके कह रहा है कि मेरा बनाया गया जो चीज था, जो म्यूजिक था, ये आपके कंट्री के किसी इंसान ने यूज किया है, तो जो कंट्री है उस कंट्री ने बाहर के इंसान को अलग से ट्रीट नहीं करेगा। अपने देश के जो लोग हैं उसको, उनको जिस तरीके से कोर्ट का एक्सेस मिल रहा था या फिर लॉयर का एक्सेस मिलता है, बाहर के कंट्री के किसी लोगों को भी वैसे ही लॉयर का एक्सेस मिलेगा। ये क्या है, कैसा ट्रीट करेगा? अदर मेंबर कंट्री के लोगों को, आईपी होल्डर को अपने नेशनल की तरह ही ट्रीट करेगा। नो लेस फेवरेबल, कोई भी खराब तरीके से वो ट्रीट नहीं करेगा। ये है नेशनल ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट आती है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। मतलब अगर कोई भी मेंबर ऐसा है कि उन्हें एक स्पेशल राइट और एडवांटेज मिल रहा है कोई एक स्पेसिफिक कंट्री होने की वजह से, तो वो अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर को भी होनी चाहिए। तो जैसे कि पुलवामा जो अटैक था पाकिस्तान ने किया था इंडिया के ऊपर, उसके बाद से हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग पाकिस्तान को दिया हुआ था वो हटा दिया गया था। तो डब्ल्यूटीओ के हर एक मेंबर कंट्री को ये टैग मिलता है, आप हटा सकते हैं। अगर आपके देश के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के टैग आप हटा सकते हैं। बट ये जो टैग है ये आप हर एक मेंबर कंट्री को देंगे, किसी एक को दिया किसी एक को नहीं दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि एनफोर्समेंट। ट्रिप्स इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑन हाउ आईपी राइट्स शुड बी एनफोर्स्ड। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट्स होती है वो उसकी एनफोर्समेंट, उसकी कानून में कैसे यूज किया जाएगा ये कौन देखता है? ट्रिप्स देखते हैं। सिविल प्रोसीजर एंड रेमेडीज,
प्रोविजनल मेजर्स, बॉर्डर मेजर्स, एक जगह से एक बॉर्डर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर स्मगलिंग हो रही है तो बॉर्डर मेजर क्या होनी चाहिए। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स, मतलब अगर ये पायरेटेड वर्जन है, जैसे कि सिनेमा की पायरेटेड वर्जन होती है, पहले टोरेंट पे बहुत मिलता था, अब नहीं मिलता, अब तो टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो पायरेसी की वजह से अगर किसी को पकड़ा गया, या फिर जाल या नकली चीजें, नकली नोट हो सकती है, नकली कोई सामान हो सकता है, उसको अगर किसी को उसके साथ पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस क्या क्या होगी। ये सारे प्रोविजंस ट्रिप्स देखते हैं। और ये ट्रिप्स की एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर के बीच में है। ओके, डिस्प्यूट सेटलमेंट, WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट की जो अपनी मैकेनिज्म है उसको आप यूज कर सकते हैं अगर 2-3 कंट्री के बीच में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो, ठीक है। तो उसके लिए भी WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशनल पीरियड्स। तो ट्रांजिशनल पीरियड क्या होती है कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्री होती है उनको एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम दिया जाता है ट्रिप्स की एग्रीमेंट को लगाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हो रही है, उसके लिए डेवलप्ड कंट्री की सहायता की जरूरत है, उनकी हेल्प की मदद की जरूरत है। तो उसके लिए डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग से ट्रिप्स इंप्लीमेंट के लिए अलग टाइम फ्रेम दिया गया है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ दोहा डिक्लेरेशन। ये दोहा डिक्लेरेशन नाम आपको याद रखना है। इसमें क्या बताया गया कि ट्रिप्स की जो एग्रीमेंट है वो कोई भी पब्लिक हेल्थ की कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई दवाई आपने बनाई है और आपने उसका IPR ले रखा है, कोई दूसरा कंट्री अगर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन में होती है। पब्लिक हेल्थ की जब बात आएगी तब उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे लोगों की बचने मरने की बात हो रही है। ओके, तो दोहा डिक्लेरेशन ये कहता है 2001 में बनाया गया था। एंड उसी के बाद से ये जो कोविड-19 की हमने वैक्सीनेशन बनाई है और दवाई बनाई थी, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है। ओके, allows use of compulsory licensing and parallel importing for affordable access to medicine। तो ये याद रखना कि एक टाइम पे जब कोविड का टाइम चल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कर रहे थे। मतलब जो दवाई हम बना रहे हैं उसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं रहेगा और ये लाइसेंसिंग सबके लिए है, हर कोई इसे यूज कर सकता है दवाई बनाने के लिए। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास दवाई बनाने की लाइसेंसिंग है वो दवाई बना सकते हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाना तब जरूरी है। तो पब्लिक हेल्थ के ऊपर ट्रिप्स एग्रीमेंट नहीं चलता है। और उसी के लिए कौन सा एग्रीमेंट आया था, दोहा डिक्लेरेशन 2001। ओके, तो अब आती है ट्रिप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है वो उसको बनाया क्यों गया था, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। तो हर एक कंट्री जो ट्रिप्स की अंदर आता है, एग्रीमेंट को साइन किया था, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिल गया, एक प्रोटोकॉल मिल गया कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसे जाल करता है, नकल करता है, कॉपी करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट के लिए आपको कौन कौन से लॉज बनानी चाहिए और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग करनी है। ये सारे जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना, ये ट्रिप्स की वजह से बना। नेक्स्ट है बूस्ट इनोवेशन। जो क्रिएटर है, इन्वेंटर है, उनके जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं,
उनके लिए एक काफी अच्छा एक इंसेंटिव की तरह बना कि उनके जो बनाए गए क्रिएशंस है वो उसे कोई ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, उसे कोई ऐसे ही नकल नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। तो इनोवेशन को ये बूस्ट करता है। इनकरेज ट्रेड, जो जैसे कि जीआई टैग है वो ट्रेड प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे बाहर के अब मान लीजिए प्रड़ा जब ये गलती से अपना चप्पल बना लिया, उसके बाद कितने ऑल ओवर कंट्री से कितने लोगों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल के बारे में पढ़ा, कितने लोग जो फॉरेनर्स है वो इंडिया में आना चाहे होंगे, ये सब इंडिया की जो खुद की अपनी अपनी कल्चरल चीजें हैं उसको देखने के लिए, जानने के लिए, या फिर किसी ने तो ऑनलाइन खरीद भी लिया होगा, अमेज़न पे तो मिल ही जाता है। तो ये अब जो कोल्हापुरी चप्पल था या फिर बनारसी साड़ी है, बनारसी पान है, दार्जिलिंग टी है, कांजीवरम साड़ी है, उन सब की प्रमोशन बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गई। जो दिल्ली की लहंगा होती है, चांदनी चौक में बहुत बड़े बड़े फेमस ऐसे शॉप्स होते हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी प्रमोशन बढ़ गई, उनकी बिजनेस बढ़ गई, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक्सेस करता है नॉलेज को, बट साथ साथ में जो क्रिएटर है उनको भी इंसेंटिव देता है, और ये बेसिकली बैलेंस करता है कि पब्लिक डोमेन पे क्या नॉलेज होनी चाहिए और क्रिएटर के पास उसको यूज करने के लिए क्या राइट होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएटर के पास अपने क्रिएशन को यूज करने का, उसको बेचने का, किसी और को देने का राइट है, और लोगों के पास राइट है कि वो सही तरीके से, सही जगह से सही चीजें खरीदे। ठीक है, ये बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट इसको प्रमोट करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो पेटेंट है वो एक्चुअली कंपनी को अलाउ करता है कि वो जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से दवाई बनाए, और कोई नकल नहीं होगा, कोई दूसरा उसको बना नहीं सकता। तो जो कंपनी है वही उसको यूज करे, वही उसको बेचे, वही उसको बनाए, वही उसको लाइसेंस दे। ठीक है, तो ये जो पेटेंट प्रोटेक्शन होता है ये आप दे सकते हैं, बट साथ साथ में कंपनी को कंपलसरी लाइसेंसिंग भी करना पड़ता है फॉर पब्लिक हेल्थ। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी की पेटेंट बनाते हैं, उसके बाद क्या होगी, अगर डेल की अपनी सर्किट है तो वो सर्किट अगर पेटेंट हो गया, कोई और कंपनी डेल के सर्किट यूज नहीं कर सकता। डेल के सर्किट की जो फ्रेमवर्क है उसको कोई और कंपनी जैसे कि लेनोवो है, एचपी है, एप्पल है, यूज नहीं कर सकता। एप्पल के जो स्मार्टफोन है उसको नकल सैमसंग नहीं कर सकता, सैमसंग को हुआई नहीं कर सकता। तो क्या होती है, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्लांट वैरायटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि जो बाहर के कंपनी है वो आके जमीनें ना खरीद ले, वो आके कोई भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ही बहुत नेटिव वैरायटी बचा हुआ था उसको सारा ऐसे खरीद लिया या फिर डिस्ट्रॉय कर लिया कि उस टाइप के जो प्लांट वैरायटी है वो अब मिलता ही नहीं है। हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, वो अपना कंपटीशन कम करने के लिए कर रहे हैं। हो ही सकता है जो छोटे मोटे किसान थे उनसे सारा का सारा बीज जो है सारे सीड्स ले लिए, इतना ज्यादा पैसे दिया और उसके बाद उस एरिया के किसानों को सेम टाइप के ही धान उगाने हैं, उन्होंने बता दिया। तो तब क्या होगी, प्लांट वैरायटी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, एंड बायोटेक जो इनोवेशंस होती हैं उसके लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। तो ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो ग्लोबली बहुत ही फेमस है, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब में कॉपीराइट प्रॉब्लम होती है, फेसबुक में होती है, कभी व्हाट्सएप में होती है, कभी कभार म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी ने कोई क्लिप यूज कर लिया, छोटा सा कोई रील्स यूज कर लिया। ये सब की वजह से क्या होती है, एंटरटेनमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो आई होप
ट्रिप्स के बारे में आपको और कोई डाउट नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी और कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशन। तो ट्रिप्स हमने क्या देखा था, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए था। वीपो क्या है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के लिए है। दैट वर्क्स टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रमोशन के लिए ये काम करते हैं अक्रॉस वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। जितने भी हमारे यूनाइटेड नेशन के देश है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी देश है, उन सब के बीच में कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन ये सब करता है वीपो। तो वीपो का की फीचर क्या है, एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1967 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। मेंबर्स क्या है, 2025 के हिसाब से 193 मेंबर्स है। तो WTO में जो WTO के मेंबर्स थे, कुछ ही 100 के अराउंड कंट्री होंगे, तो सिर्फ वो मेंबर्स थे। बट वीपो में यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो इसमें सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या यूज होती है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबिक है, रशियन है, चाइनीज है। तो ये सारे भाषा में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, पेटेंट होती है, राइट होती है, मेंशन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो वीपो का मेन फीचर क्या है, ये प्रोमोट करता है आईपी प्रोटेक्शन, लीगल फ्रेमवर्क एंड कोऑपरेशन। ये सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क को प्रमोट करता है। कोऑपरेट एक दूसरे कंट्री के साथ कैसे करना है, मान लीजिए जैसे ऐसे बहुत कुछ जीआई टैग है जो अब इंडिया और बांग्लादेश इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो अगर कुछ आईपीआर फाइल करना है, हो सकता है कि उसके लिए इंडिया और बांग्लादेश को साथ में काम करना पड़े। मान लीजिए नीम का पत्ता, नीम इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। हल्दी का यूज इंडिया में भी होती है, बांग्लादेश में भी होती है, और उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, उसको दवाई की तरह भी हम यूज करते हैं। तो अगर आईपीआर हमें देना है, अगर आईपीआर हम देना चाहते हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश को साथ में काम करना है ना। तो तब इंटरनेशनल एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री की कोऑपरेशन होने जरूरी है। तो वीपो यही सारे काम में हेल्प करता है। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी क्या है, जब पेटेंट फाइल करना हो और वो 2-3 कंट्री साथ में कर रहा है। हल्दी तो पाकिस्तान में भी यूज होती है, श्रीलंका में भी यूज होती है। तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका 4 कंट्री साथ में अगर हल्दी के लिए पेटेंट फाइल करता है, तो तब 3-4 कंट्री को साथ में काम करना है ना। तो उसके लिए पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी बनाया गया था। नेक्स्ट है मद्रिड सिस्टम। यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। आपको याद रखना है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क क्या है, जैसे लेज किस तरीके से लिखा होगा, या फिर स्टारबक्स की जो लोगो है वो एक महिला है जिसके सर पे क्राउन लगा रखा है। ठीक है। तो वैसे जो लोगो है या फिर ट्रेडमार्क है, उसके लिए मद्रिद सिस्टम एंड बार्ने कन्वेंशन, ये लिटरेरी मतलब लिखी गई है, और आर्टिस्टिक काम के प्रोडक्शन के लिए बार्ने कन्वेंशन को लाया गया था। ठीक है। प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री को अगर आईपीआर फाइल करना है और उसके लिए क्या क्या काम करना होता है, ये सब की असिस्टेंस वीपो प्रोवाइड करते हैं। ऑफर्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज इन आईपी मैटर्स। तो फाइल कैसे करना है ये तो हमने पता कर दिया, बट दिक्कत क्या होती है, जब 2-3 कंट्रीज के बीच में जंग छेड़ जाए, ये डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है। तो डिस्प्यूट अगर होगी, 2-3 कंट्री अगर बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, वो बोल रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट है, ये बोल रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट है, तो तब क्या होगी, WIPO की काम आती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में।
साथ साथ में ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश करते हैं, कौन से कंट्री को कितना मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो जीआई है उसका टैग कितने कंट्री को मिला है, कितना मिला है, और पब्लिक अवेयरनेस को रेज करता है। जैसे उन्हें जैसे कोई गलत सामान ना खरीद ले, है ना, तो आपको पता नहीं है कि दार्जिलिंग टी कहाँ पे बनते हैं, तो दार्जिलिंग का लोकेशन क्या है, उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, आपको पहचान में कैसे आएगा कि ये दार्जिलिंग टी है। तो ये सारा चीज देखने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वीपो काम भी करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने ट्रिप्स और WIPO के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें देखना है कि इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके कौन कौन से एक्ट है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कई सारे एक्ट है, बहुत सारे लीगल एक्ट्स है यहाँ पे, और ये लीगल फ्रेमवर्क देते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्या है, पेटेंट एक्ट 1970, और इसे बाद में अमेंड किया गया था। तो पहले क्या था ये हमें याद नहीं रखना है, किससे रिलेटेड है ये याद रखना है, कितने साल के लिए होता है ये याद रखना है। ठीक है, तो पेटेंट्स एक्ट 1970 में कवर होता है इन्वेंशंस, कोई ऐसा आपने कुछ आविष्कार किया है, चाहे कोई प्रोसेस आविष्कार किया है या फिर कोई प्रोडक्ट आविष्कार किया है, तो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों की ही पेटेंट बन सकता है। ठीक है, तो दोनों को कवर करते हैं। एक्सक्लूसिव राइट है फॉर 20 ईयर्स, तो 20 साल के लिए ये हमारे पास टाइम रहता है, और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये देते हैं हमें पेटेंट का जो पेटेंट का जो राइट होती है, जो तो वो राइट ग्रांट करते हैं ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ये है पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ये क्या होती है, किसे किसे कवर करता है, ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन, डोमेन नेम, ये सब। तो ब्रांड नेम जैसे ये ऑरेलिया का अगर ब्रांड है, रिलायंस का ट्रेंड है, ट्रेंड लाइफस्टाइल ब्रांड है, या फिर जियो का एक ब्रांड है टीरा जो मेकअप के लिए यूज होती है, या फिर अमेज़न के खुद के ब्रांड है सोलिमो। तो ब्रांड के नाम, उसके लोगो, स्लोगन, अगर कोई उसका टैगलाइन है, जैसे LG का क्या टैगलाइन है, लाइफ इज गुड, ये तो, और फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब अगर हो सकता है कि आप कुछ वेबसाइट को टाइप कर रहे हैं, तो वेबसाइट के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो नाम क्या है कंपनी खरीद के रखता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क्स एक्ट ये सबको कवर करता है। प्रोटेक्ट क्या करता है, आइडेंटिटी, ब्रांड के अगर नाम ही चोरी हो जाए तो वो तो आइडेंटिटी चोरी हो गया ना ब्रांड का। ठीक है, या फिर मान लीजिए ब्रांड का अगर लोगो चोरी हो गया, पेप्सी का अगर वो गोल जो लोगो है उसको किसी ने लाल और नील को जगह चेंज करके किसी और लोगो बना दिया, उसमें मान लीजिए हरा और पीला कर दिया, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि अगर ये कहीं पे है तो हमें पता चलता है कि ये मैगडी का लोगो है। ठीक है, या फिर वो जो कार्टून है वो कार्टून से हमें दिख जाएगा कि ये मैगडी का लोगो है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करता है, 10 साल के लिए इसे दिया जाता है, और ये इनडेफिनिट टाइम के लिए रिन्यू कर सकते हैं। अगर 10 साल बाद आपने रिन्यू नहीं किया तो वो पब्लिक डोमेन पे चला जाता है, मतलब कोई भी उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957 इसे अमेंड किया गया था। ये कॉपीराइट एक्ट जो है, कोई भी लिटरेचर की काम, कोई भी लिखा हुआ चीज है, ड्रामा है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक वर्क है, स्कल्पचर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर किसी बुनने की तरीका हो सकता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, ये सब कुछ कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ड्यूरेशन
जो ऑथर बनाया या फिर जिसने भी उसे बनाया, चाहे वो म्यूजिक है, म्यूजिक A.R. रहमान ने बनाया या फिर इलियास राजा ने बनाया या फिर मान लीजिए सोनू निगम ने बनाया या फिर किशोर कुमार ने बनाया, रफी साहब ने बनाया, तो उनके समय काल, उनके जीवन काल जो है वो टाइम साथ में 60 साल की टाइम, ये होता है कॉपीराइट का टोटल टाइम। और उनके डेथ के बाद कॉपीराइट को किसे मिलता है वो पहले से डिसाइड होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर के डेथ के बाद उनका कॉपीराइट विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पास था। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिजाइन एक्ट 2000। ये कोई भी एस्थेटिक या फिर विजुअल डिजाइन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई चीज का शेप हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको कवर करता है। शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ये सबको कवर करता है। इसको 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन पे जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर जीआई टैग। तो गुड्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआई टैग्स जो है ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का। ठीक है, ये क्या क्या कवर करता है? प्रोडक्ट विथ जियोग्राफिकल ओरिजिन, कोई भी प्रोडक्ट है उसका जियोग्राफिकल ओरिजिन क्या है, क्वालिटी क्या है, रेपुटेशन क्या है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय, इसके बारे में मैंने बताया। कांचीपुरम सिल्क यानी कि कांचीपुरम साड़ी जो है, साथ साथ में बनारसी साड़ी के बारे में मैंने बताया, पाटन की जो पाटोला साड़ी है उसके बारे में बताया। तो ये सारा चीज क्या होती है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है। ये कोई भी सामग्री का हो सकता है, खाने का हो सकता है, क्लोथिंग का हो सकता है, कल्चर, पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के स्पेसिफिक एरिया में बनते हैं। तो ये सब कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर होता है, 10 साल के लिए है और इसे हम रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये क्या करता है कि फार्मर, किसानों के जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है। किसानों का क्या अधिकार है? मान लीजिए आप कोई बड़े कंपनी से बीज खरीद रहे हैं धान का, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपने धान उगा लिया, उसके बाद कुछ धान आपने बेच दिया एंड कुछ आपने नेक्स्ट साल के लिए रख लिया, ताकि नेक्स्ट साल के लिए जब वो रखेंगे तो तब उससे आप सीड दोबारा बना सकते हैं। किसानों के घर में, अगर आप घर पे खेती करते हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो कंपनी है वो कंपनी आके ये कहता है कि हमने ये बीज बनाया, हमने किसानों को दिया, किसान उसको बीज बो के उससे फसल निकाल के दे दिया, यहां तक उनका काम है। नेक्स्ट साल उनको फिर से बीज खरीदना है, तो क्या गरीब किसानों के लिए वो पॉसिबल है? तो अगर वो किसान है तो जो फसल हुई है वहां से बीज बनाना और अगले साल उसे यूज करना किसानों की अधिकार है। ये होती है फार्मर्स राइट। किसान क्या नहीं कर सकते? वो बीज को कमर्शियली किसी दूसरे लोगों को बेच नहीं सकते। अगर आपके घर में आपके भतीजा मांग रहे हैं तो आपने दे दिया, वो अलग बात है। अगर आपके पड़ोसी कुछ बीज मांग रहे हैं, आपने दे दिया, वो अलग बात है। बट कमर्शियली आप ब्रांड बना के उसे बेच नहीं सकते। ये होती है फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है। ये किसानों की अधिकार के लिए बनाया जाता है। तो प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करना और फार्मर्स राइट के लिए इसे बनाया गया। क्या क्या कवर करता है? प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटीज, नया कोई प्लांट वैरायटी अगर है उसको प्रोटेक्ट करता है और किसानों की अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। इसको न्यू वैरायटी के लिए, न्यू वैरायटी बनाने के लिए प्लांट का इनकरेज किया जाता है लोगों को, ताकि वो और अच्छी तरीके से रिसर्च करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। तो ये नाम से पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर लगा के सेमीकंडक्टर लगा के जो अलग से एक कंपाउंड सर्किट बनाया गया है, उस सर्किट की जो डिजाइन है, उस डिजाइन को बनाने के लिए ये लेआउट बनाया जाता है।
उस डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन 10 साल के लिए है, फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एंड फर्स्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो जिस दिन से वो डेटा फाइल किया गया है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जब बनाया गया वहां से 10 साल बाद आप फर्स्ट कमर्शियल यूज कर सकते कोई और कंपनी। ठीक है, तब तक के लिए उसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी करेगा। जिस डेट पे फाइल किया गया या फिर फर्स्ट टाइम उसको यूज किया गया कमर्शियली, उससे 10 साल तक के टाइम है कि कोई और कंपनी इस कॉपीराइट को ये कॉपीराइटेड है, कोई और इसे यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे प्रोटेक्शन के बाद भी इंडिया को एक चीज की जरूरत पड़ी। कैसे जरूरत पड़ी, क्यों आया था ये इतने सारे लॉज, इसके बारे में बात होगी। बट इसके पहले ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है, हमारे घर पे हम देखते हैं हमारी जो दादी नानी लोग होते हैं, मम्मी लोग होते हैं, उनको घरेलू नुस्खे के बारे में पता रहता है ना। अगर पेट खराब हो गई है तो दही ज्यादा खाओ, अगर पेट गर्म हो गई है तो जीरा वाले पानी पियो, जीरे वाला पानी, या फिर आजवाइन, अगर हजमे की गड़बड़ी हो रही है तो हींग और आजवाइन डाल के खाना बनाते हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको आपके स्किन में कुछ रैशेस वगैरह हो रहे हैं तो बोलते हैं कि नीम की पानी भिगो के उस पानी से नहाया करो। या फिर अगर सर्दी जुकाम हुई है तो हो सकता है आपको हल्दी वाले दूध पिला देते हैं। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है, ये क्या उनको ट्रेनिंग दिया गया है? और इवन इतना तो मुझे भी पता है, तो ये हमारे घर में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये हमें कहीं पे ट्रेनिंग लेके पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग घर पे देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉलेज होती है, जो मतलब सदियों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे ट्रांसफर हुए जा रहा है, इसे ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज refers to the long understanding of knowledge, skill, practices developed and sustained by indigenous and local community। तो हमारे हिंदुस्तान में इंडिजिनस लोकल कम्युनिटी जो है, जो ट्राइब्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, उनके पास ऐसे कुछ कुछ नुस्खे रहते ही है, तो जो सदियों से, पीढ़ियों से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर हो जा रहा है, ये होती है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज किस किस चीज से रिलेटेड होती है? सबसे पहले तो मेडिसिन, जो अभी मैंने बात किया, दही की, नीम की, हल्दी की। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में यूज होती है, जैसे कुछ कुछ हार्ब्स यूज होती है, आयुर्वेद में यूज होती है। दांत में अगर दर्द होता है तो लौंग के तेल लगाने के लिए बोलते हैं, या फिर कच्चा लौंग ही मुंह पे रखने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये लौंग की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कृषि होती है, वो कैसे होती है? या फिर मान लीजिए राजस्थान में सिंचाई किस तरीके से होती है, या फिर तमिलनाडु में किस तरीके से कृषि होती है। तो ये सारे क्या है, एग्रीकल्चरल अलग जगह की प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अब इकोसिस्टम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपके घर गांव में है, पुराने गांव में, या फिर आप शहर में रहते हैं, या फिर गांव में आपके पूर्वज रह चुके हैं, या फिर आप बचपन में जाते थे, तो याद कीजिए 2-3 गांव मिला के, या फिर हर एक गांव में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ होता था, या फिर कोई दूसरे पेड़ होता था, जिसके आसपास गांव की महिलाएं जाके पूजा करती थी। वहां पे किसी और को जाके टहनियां तोड़ना, ये सब मना था। या फिर गांव के जो गांव बूढ़ा रहते थे, या फिर पंचायत प्रधान रहते थे, वो वहां पे जाके बैठते थे, लोगों से बात करते थे, है ना। तो या फिर कभी कभी देखा जाए तीज त्योहार के टाइम पे वहां पे जाके जो महिला है पूजा भी करती थी। तो वो जो बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके आसपास एक तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स, पंछियां आती है, जो छोटे मोटे जानवर रहते हैं गांव में
तो वो सारे जानवर वहां पे जाके रह सकते हैं। तो बेसिकली एक अगर बड़े पेड़ को हम बचा के रख रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, उसको काट नहीं रहे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राणियां हैं जो उसके लाभ उठा रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसे सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। एक एरिया है गांव में या फिर 4-5 गांव मिला के एक एरिया है जहां पे टहनियां काटना, जंगल को तोड़ना, ये सब मना है। मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा वैसे सैक्रेड ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा ये सैक्रेड ग्रुप्स देखा जाता है। तो ये क्या होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज है कि हम ये जो पेड़ है इसको जाके काटेंगे नहीं। तो एक तरीके से ये जो पुराने जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, तो उसके वजह से इकोसिस्टम की प्रिजर्वेशन भी हो रही है। ठीक है, कल्चरल एक्सप्रेशन एंड फोकलोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आर्ट, म्यूजिक, डांस, कोई कपड़ा है, टेक्सटाइल, ओरल ट्रेडिशन, ये सब में ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस है। कल्चर में तो है ही, जैसे कि कितने कितने सारे बचपन की हमने कहानियां सुनी है, भूत प्रेत, भूतनी है या फिर परी है, कुछ भी कहानी हम सुनते थे, है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर कुछ कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो ये सारे जो भी पुराने नॉलेज है जो हमारे बचपन में हमारे घर पे सुनाया जाता था या फिर डे टू डे में यूज होती है, वो सारे ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है, मोस्टली कम्युनिटी बेस्ड होती है। ये एक पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कोई भी कम्युनिटी के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन में कंटिन्यूअसली वो पास ऑन होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायनामिक है, वो ओवर टाइम इवॉल्व होता रहता है। जैसे कि सोशल चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, एनवायरमेंट की चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे वो एडप्ट भी होता रहता है। ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन, मोस्टली वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए, किसी को अगर हल्का हल्का सा फीवर आया है या फिर थोड़ा सा जुकाम हुई है, तो हल्दी वाले दूध पिलाना है उसे, ये जो बात है कहीं पे लिखा हुआ रहता है? कहीं पे मतलब जो मेडिसिन की बुक डॉक्टर्स पढ़ते हैं, क्या वहां पे लिखा हुआ रहता है? नहीं रहता। अगर हजम की गड़बड़ी हो रही है तो हींग वाले खाने में हींग डालना है, या फिर रोटी में, पूरी में, पराठे में हींग डालना है, ये कैसे पता है? कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। बट ये हर एक जो हम मसाले यूज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये पता नहीं है, ये कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है, बट हमें पता रहता है। कैसे? क्योंकि ये ओरल ट्रांसमिशन, मतलब घर पे जो ये खाना बनाते वो बनाते बनाते कभी बात करते थे, हमने सुन लिया, और हम भी जब खाना बनाएंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जो खड़ी होगी, बगल में खड़ा होगा, उसको कभी बताएंगे, उसको पता चल जाएगा। तो ये लिखा हुआ नहीं है, ओरल ट्रांसमिशन है। एंड कलेक्टिव ओनरशिप है, मतलब पंजाब की एक अम्मा को जितना पता है हल्दी वाले दूध के बारे में, तमिलनाडु के एक अम्मा को भी उतनी ही पता है। हिंदुस्तान में हर एक घर में ये चीज यूज होती है। तो किसी एक की ये नॉलेज नहीं है, पूरे कम्युनिटी की कंप्लीट नॉलेज है ये। ठीक है, तो बिलोंग्स टू ए कम्युनिटी, नॉट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको इंडिया में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट रीजन है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज और पेटेंटिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जहां पे बायोलॉजिकल जो रिसर्चर्स होती है, उन्हें शायद किसी पे कहीं पे पता होगा, या फिर कहीं पे पढ़ा होगा, या फिर कहीं पे देखा होगा, उन्होंने ये सोचा कि ये अच्छा तरीका है, ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज पे पता ही है, इसका कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड जैसे हल्दी का है या फिर नीम तेल का एक्सट्रैक्शन मेथड बना लिया, लौंग के तेल का एक्सट्रैक्शन मेथड बना लिया, उसके बाद इन्होंने जाके प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है उसके ऊपर पेटेंट फाइल कर लिया। बट ये तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि लौंग के तेल हम जो घर पे बना के यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए हमें परमिशन की जरूरत है? पॉसिबल तो नहीं है ना। तो जैसे पेटेंट ऑन टर्मरिक, जो
किसी जगह पे अगर चिर गया है या फिर हाथ कट गया है तो वहां पे हल्दी लगा देते हैं, है ना। तो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है हल्दी की। नीम की पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी है। बासमती राइस जो है ये फॉरेन एंटिटी की तरह बनाया ना जाए, ये हमारी हिंदुस्तान की नॉलेज है और हमारे हिंदुस्तान में ही रहेगी। ये होती है बायोपायरेसी। यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी बनाने की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट क्या है, हमारी इंडिजिनस जो कम्युनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे कि अभी हम टरा के चप्पल के बारे में बात कर रहे थे जो कोल्हापुरी सैंडल से बनाया गया था। तो कोल्हापुर के जो श्रमिक है, कोल्हापुर के जो वर्कर्स है, उनको एक काटसी की तरह रिस्पेक्ट भी तो मिलनी चाहिए। वो सदियों से ये चीजें बना रहे हैं, है ना। तो इंडिजिनस जो हमारी लोकल कम्युनिटी है इंडिया की, उसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का कोई हाथ नहीं है और ये डेवलप किया गया है बाय ट्राइबल, रूरल और इंडिजिनस कम्युनिटीज ओवर जनरेशन। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, कुछ नॉलेज है, तो इसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्शन ensures their rights are acknowledged, respected and avoiding cultural appropriation। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो राइट होती है, उसको एक्नॉलेज करता है, उसको सम्मान देता है कि आपकी जो नॉलेज है इसको हम यूज कर रहे हैं। कम से कम उन्हें उसकी फाइनेंशियल बेनिफिट हो या फिर रिस्पेक्ट हो, कुछ तो मिले, है ना। नेक्स्ट है प्रोमोट फेयर बेनिफिट शेयरिंग। तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई रिसर्चर या फिर ग्रुप उस चीज को लेके काम करना चाहते हैं, या मान लीजिए हल्दी लेके काम करना चाहते हैं, तो हल्दी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये बोल के वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जितना पैसे वो कंपनी कमा रहा है उसका कुछ ना कुछ शेयर इस इंडिजिनस कम्युनिटी को होनी चाहिए, इस लोकल लोगों को होनी चाहिए जिनके पास सदियों से ये इंफॉर्मेशन था। ठीक है, वो आपके पास वो इंफॉर्मेशन कहां से गया? कोई अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके पास इंफॉर्मेशन कहां से जाएगा? ऑब्वियसली अगर आप किसी तरीके से यहाँ के लोगों से बात करेंगे तभी जाएगा नॉलेज, है ना। तो आप अगर उस नॉलेज को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उसका कुछ शेयर जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्व कल्चरल हेरिटेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या करता है, इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, जैसे कि लैंग्वेज है, आर्ट है, क्राफ्ट है, राइचुअल्स है, मेडिसिन है, उसको, उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प प्रिजर्व डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज एंड ट्रेडिशंस। तो हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है, आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, डांस फॉर्म है, पेंटिंग है, मेडिसिन होती है, इन सब को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है वो मोस्टली इको फ्रेंडली होती है। ऑब्वियसली दूध और हल्दी इको फ्रेंडली तो है, आपको कुछ नहीं करना, दूध में हल्दी मिलाओ और पी जाओ। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता, घर पे हमेशा रहती है। और उसके अलग अलग मेडिसिन का जैसे साइड इफेक्ट होता है वैसा भी नहीं है ना। तो इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। स्पेशली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन एनकरेजेस इट्स यूज इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरियाज में जैसे ही आप बेनिफिट प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वहां के लोगों को भी तो आप थोड़ा बहुत हेल्प होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोमोट इनोवेशन एंड रिसर्च। तो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी को इंस्पायर करता है। जैसे हल्दी के और कौन कौन से गुण है, या फिर नीम के और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है पेस्टिसाइड के अलावा, और कौन कौन से तरीके की प्रॉपर्टी है, ये इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं।
स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल नॉलेज की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। When documented like traditional knowledge digital library, अगर इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तो ये इसके मिस यूज होने की चांसेस कम हो जाता है। मतलब कोई भी अगर फॉरेन कंपनी है, कोई भी रिसर्चर है, ग्रुप है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया की कुछ नॉलेज को लेके वो काम करेंगे, तो पहले उन्हें देखना पड़ेगा पेटेंट फाइल करने से पहले कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में ये मेंशन किया गया है कि नहीं। अगर वो मेंशन किया गया है तो सीधी बात है, आप पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश की इतने करोड़ की आबादी है, हम पूरे कंट्री में इसे यूज करते हैं, आप पेटेंट फाइल तो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज जो था ये पहले से चलता आ रहा है। आप कुछ नया ट्विस्ट करके, टर्न करके अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल आईपीआर पोजीशन। तो हिंदुस्तान की जो आईपीआर की पोजीशन है उसको ये बढ़ाता है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल नॉलेज अगर आपके पास है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो कोई भी आके पेटेंट फाइल नहीं कर सकता, कोई भी आके यूज रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा थोड़ी है हल्दी को अगर खरीदना है तो हम एवरेस्ट एमडीएच के जगह वो जो फॉरेन कंपनी है जो ज्यादा पैसे लेके बेच रहा है उससे खरीदेंगे, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है लोकल इकोनॉमी को ये एम्पावर करता है। जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे कि दार्जिलिंग टी जो बनाता है, या फिर चांदेरी फैब्रिक है, पॉशमीना साड़ी है, पॉशमीना की जो फैब्रिक है, या फिर बनारसी की जो फैब्रिक है, जो साड़ी होती है, साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा, कुछ भी होती है, तो ये लोकल जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उनको इनकम ज्यादा बनता है, उनका रोजगार ज्यादा बनते हैं, और उनकी जो रहन सहन की तरीका होता है वो थोड़ा बेटर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज है और इंडिजिनस कम्युनिटी है, माइनॉरिटी मतलब कोई भी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब जो बात करते हैं, जो जिनके भाषा बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता है, वैसे लोगों को भी उनके गाने, उनके जो लिखन शैली है, जिस तरीके से वो लिखते हैं, बात करते हैं, कोई गाना बनाते हैं, कोई डांस बनाते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे कि पारसी कम्युनिटी है, अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो मान लीजिए छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा की शेड्यूल्ड ट्राइब है, और कुछ ही लोग बचे हुए हैं उनके, तो उनके जो लीगल जो कम्युनिटीज है उनको प्रोटेक्ट करने की हमारी जरूरत है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो इसलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को भी लाया गया था। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो मेनली ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है जो नेचुरल रिसोर्स के साथ बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए नीम हमारे हिंदुस्तान में हर जगह बनते हैं। तो हर जगह मतलब क्या होती है, वो क्या पहाड़ों में बनेगा? नहीं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, कुछ स्पेसिफिक गर्मी चाहिए, तभी नीम का पेड़ बनते हैं, है ना। तो अब नीम का अगर हम पत्ते तोड़ते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, पर अगर कोई बड़ी कंपनी आके एकड़ के ऊपर एकड़ मतलब बहुत सारे, अगर 100 हेक्टर के ऊपर नीम का पेड़ उठा के लेके जाते हैं कि उन्हें अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए वो यूज करेंगे, तो वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है ना। तो तब क्या होगी, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो खराब हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ये बेसिकली कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्स को भी। ओके, तो ये सारे ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास रीजन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। फर्स्ट है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये 2001 में लॉन्च किया गया था बाय CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का नाम याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका नोडल एजेंसी है और इसको बनाया था CSIR ने। ठीक है, तो
तो इसका पर्पस क्या है? टू डॉक्यूमेंट एंड डिजिटाइज इंडिया की ट्रेडिशनल जितने भी मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जितने भी नॉलेज है, सब कुछ इसके अंदर लिख के रखना। और उसमें आयुर्वेदा आती है, यूनानी होती है, सिद्धा होती मेडिसिन होती है, एंड योगा, जितने भी है, जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सब कुछ ये टीकेडीएल के अंडर है। इम्पैक्ट क्या है? पेटेंट ऑफिस जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी पेटेंट ऑफिस है, जहां जहां पे भी पेटेंट होती है, हर जगह ये बताया गया है कि अगर ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में मेंशन्ड है तो ये पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों का इसके ऊपर राइट सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट होती है डिजिटल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये बनाया गया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने। पर्पस क्या है? रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू एंश्योर बेनिफिट शेयरिंग विथ लोकल कम्युनिटीज। ओके, तो लोकल कम्युनिटी के पास जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको रेगुलेट करने की क्षमता है। प्रोविजन क्या है? प्रायर अप्रूवल चाहिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। अगर कोई भी फॉरेन बाहर के लोग इंडिया की बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको एक्सेस चाहते हैं या फिर उसको यूज करना चाहते हैं, उसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंडिकेशन। जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कांजीवरम साड़ी, बासमती राइस, पश्मीना वूल, बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको टीआई टैग दिया जाता है, एंड जिसको क्वालिटी, क्वांटिटी, कैसा उसका कंडीशन होगा, ये सबको स्टैंडर्डाइज होती है ताकि आप उसको नकल ना कर सके, कॉपी ना कर सके, एंड अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर कार्टसी के साथ और फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब पैसे दे के करें, सीधी बात है। ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 3P। ये एक्सक्लूड करता है कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट होने से। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर आप पेटेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए कुछ एक्ट और कुछ प्रोविजंस बनाया गया है ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने से पहले हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या होती है। फर्स्ट चैलेंज ये है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है यार। मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो ओरल होती है एंड इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मान लीजिए हल्दी हम सदियों से यूज किए जा रहे हैं, हजारों सालों से, 10,000 20,000 साल से हम यूज कर रहे हैं, बट कहीं पे लिखा ही नहीं है, और एक्चुअली में लिखा नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूंगी। मिस एप्रोप्रिएशन, तो कंपनी या फिर रिसर्चर ग्रुप्स जो होते हैं विदाउट कंसेंट, विदाउट फाइनेंशियल हेल्प, इसको मिसयूज करते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल एनफोर्समेंट, डिफिकल्टी इन प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ग्लोबली विदाउट ग्लोबल ट्रीटीज। अगर पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्री मिलके कोई एग्रीमेंट ना करते, मतलब कोई चुक्ति ना करते, कोई ट्रीटी ना करते, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए ये इंडिया के लिए हिंदुस्तान ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है। अब मान लीजिए अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एक कंट्री है या फिर तांजानिया एक कंट्री है, उसकी खुद की कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब हो सकता है कोई कंपनी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है वहां पे, और ये लोगों को पता ही नहीं है, या फिर गवर्नमेंट को इतना पता नहीं है, वहां के लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। तो ग्लोबली जब तक हर एक देश नहीं जाएगा तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स। तो कम्युनिटी राइट जो होती है वो ये कोई लीगल सिस्टम में मेंशन्ड नहीं होता, तो इसीलिए ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अब दो मैं ऐसे केसेस बोल रही हूँ बायोपायरेसी के, क्योंकि हल्दी और नीम के बारे में मैं इतनी बार कह रही थी क्योंकि ये दो केसेस आने के बाद से ही इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज हो
या फिर डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो, या फिर इतने सारे जो एक्ट बनाया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या फिर पेटेंट एक्ट, ये सब बनाया गया था। तो ऐसे 2 केसेस ऑलरेडी आया था, ये दोनों फेमस केस के बारे में देख लेते हैं। तो हल्दी जो होती है ये सदियों से हिंदुस्तान में यूज होती है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूज होती है। ठीक है, तो आयुर्वेदा, हाउस होल्ड रेमेडीज और रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए हिंदू घर में अगर शादी होती है, या फिर कुछ कुछ मुस्लिम और क्रिश्चियन घर में भी अगर शादी होती है, तो हल्दी की बहुत यूज होती है ना। खाने में, मैरिनेशन में, हर जगह यूज होती है, जो वुंड हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मतलब कोई भी जल गया है, कट गया है, इन्फेक्शन हुई है, खाने में, रिचुअल्स में, हर जगह इसकी यूज है। पेटेंट करवाया गया था 1995 में। पेटेंट ग्रांट किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ, इसने पेटेंट ग्रांट भी कर दिया। किसको मिला था? हैरानी की बात है, 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन के रिसर्चर थे, जिनको सदियों से पता था कि ये इस तरीके से काम करता है। इन्होंने क्या किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में इन्होंने पेटेंट लगा दिया कि हल्दी जो है इसका एक एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी है, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये सदियों से हिंदुस्तानी को पता है, बट हिंदुस्तान की ओरिजिन किए गए 2 लोग ने ऐसा किया। पेटेंट क्या किया गया था कि हल्दी की जो पाउडर है वो वुंड हीलिंग कर सकता है, वो चीर गया है या फिर कट गया है, इसको ठीक कर सकता है, इसके वजह से पेटेंट किया गया था। अब लीगल एक्शन क्या लिया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने चैलेंज किया इसे। आर्गुमेंट क्या था कि हल्दी की जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, और ये ऑब्वियस नॉन ऑब्वियस है, एंड एक वैलिड पॉइंट है कि ये सदियों से चला जा रहा है। अब तब जाके हमें पता चला कि सदियों से चलता हुआ ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है। कहाँ पे, कौन सा ऐसे आयुर्वेदिक का किताब है, कौन सा ऐसे योगा या फिर सिद्धा या फिर यूनानी का किताब है जहां पे ये मेंशन है? तो बाद में पता चला कि ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है, बट हम सदियों से यूज भी किए जा रहे हैं। तब एक जगह पे एक बुक में जाके मिला था, और ये बहुत पुरानी बुक थी। बाद में क्या किया गया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस जो था 1997 में ये जो पेटेंट है उसको रिव्यू कर दिया, एंड CSIR ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, एंसेंट टेक्स्ट रिसर्च पेपर इसके ऊपर। ठीक है, कि इसका जो यूज है सदियों से चलता आ रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंडिया की फर्स्ट मेजर बायोपायरेसी विन था, हिंदुस्तान की फर्स्ट ऐसा एक जीत है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। तो इसके वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाना स्टार्ट किया, ताकि ऐसे मिस यूज फ्यूचर में, भविष्य में ना हो। ठीक है, वैसे ही सिमिलर और एक केस नीम के साथ हुआ था। नीम का जो पेड़ है नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका, नाम में भी इंडिका मेंशन्ड है, नाम में भी यह है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मिलता है, तब भी इसे विलेज फार्मेसी की तरह कहा जाता है। और इसका यूज हमारे खेती करने में, मेडिसिन में, पर्सनल केयर, जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल है, पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी है, उस सब की वजह से यूज होती है। इवन अगर घर पे किसी को रैशेज वगैरह भी हो रहा है तो भी क्या कहते हैं कि नीम के पानी में, नीम के साथ पानी उबाल के उस पानी को ठंडा करके नहाया करो तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो पेटेंट कब कराया गया था? 1994 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूरोप में किया गया था। पेटेंट होल्डर कौन थे? WR ग्रेस एंड कंपनी, एक यूएस कंपनी था सेम, एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या पेटेंट किया गया था कि नीम के जो तेल है वो फंगिसाइड है, वो फंगस को मारने में हेल्प करता है। अरे वो तो पता ही है, तभी तो हम उस नीम के पानी से नहाते हैं। लीगल एक्शन किसने लिया था? इन हिंदुस्तान के जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स थे, साइंटिस्ट थे,
इंक्लूडिंग वंदना शिवा। वंदना शिवा जो है ये एक बहुत ही फेमस इंसान है, फेमस महिला है, सोशल वर्कर है, जिनका कंटिन्यूअस काम है कि ये जो पेटेंट है, ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज अपने राइट दिखाते रहते हैं, लोगों को सही तरीके से उस चीज को यूज करने का मौका नहीं दिया जाता, उसके अगेंस्ट ये सोशल वर्क करते रहते हैं। तो साइंटिस्ट इंक्लूडिंग वंदना शिवा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने भी लीगल एक्शन लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फाइल क्या ऑब्जेक्शन किया था कि फंगिसाइडल जो प्रॉपर्टी है, फंगस को मारने का जो प्रॉपर्टी है, ये इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज में सदियों से चलता आ रहा है और ये पेटेंटेबल नहीं है, इसे आप पेटेंट नहीं कर सकते। आउटकम क्या आया? यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने ये पेटेंट 2000 साल में रिवोक किया एंड ये कहा गया कि नीम की जो एक्सट्रैक्ट है एज ए पेस्टिसाइड इज नॉट ए नोवेल इनोवेशन, ये कोई नया आविष्कार नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा एक नॉलेज है। ठीक है। एविडेंस क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन ऐसा टेक्स्ट एंड प्रैक्टिसेस यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला एंड कम्युनिटी बेस्ड जो नॉलेज सिस्टम है उसको पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया, उसको पूरे दुनिया ने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये दो इंडिया के बायोपायरेसी केस था। इसके अलावा बासमती को भी लेके पेटेंट किया गया था। ये जो बासमती राइस है ये भी कहा गया कि कहीं पे भी उगा सकते हैं और किसी और जगह की राइस को लेके बासमती के बारे में बताया जा रहा था, बट इंडिया ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया और ये भी कहा कि बासमती की जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, उसकी जो लंबाई होती है, उसकी जो कैरेक्टर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के वेस्ट गैंजेटिक प्लेन यानी कि गंगा के पश्चिम साइड के जो एरिया है उस पे बन सकता है, यानी कि वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में। उसके अलावा किसी और जगह से वो बन रहा है तो वो हिंदुस्तान के अलावा किसी और जगह से वो बन रहा है तो वो हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल बासमती राइस नहीं है। ठीक है। ये जियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर जीआई टैग फर्स्ट मिला था। तो ये 2-3 न्यूज था जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमें बताना था। आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको समझ में आया है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कभी कभार एक्ट के बारे में पूछे जाते हैं, कुछ केसेस के बारे में भी पूछे जाते हैं। ये जो नीम है, हल्दी है, इस सब की जो इम्पोर्टेंट यूज है, इसके बारे में भी कभी कभार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। IBPSPO का एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले, वो पढ़ पाए। परीक्षा जंक्शन की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये कंप्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, टेलीग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए एंड सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपके पास कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आती रहे।